नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिस पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहां पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि आपके सामने यदि इस तरीके से 30 प्रश्न हो जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर आपका आकलन होने वाला है इन 30 प्रश्नों के माध्यम से कि यदि सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसमें कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बाल विकास का। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है वो कौन सा सिद्धांत है बाल विकास का जिसमें वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम के एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ जो सिद्धांत है दोस्तों बाल विकास का जो कि वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है, वह सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध होना चाहिए, बालक के लिए भोजन का प्रबंध होना चाहिए, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए या फिर बालक के लिए आवास का प्रबंध होना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विकलांग बालक के लिए विद्यालय में उनके शारीरिक दोष के अनुसार उनके बैठने के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा, बालक के लिए कक्षा में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। आप अपनी कक्षा में से कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? यहाँ पर आपको बताना है तो आप इन चारों विकल्पों में से क्या चुनेंगे। सरल सा प्रश्न है, चारों विकल्पों को पढ़ते ही आप आंसर को टिक कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जाँच करेंगे या फिर प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तो इसके लिए आप प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाली परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? यहाँ पर आपको बताना है जो बच्चों में खेल है वो सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है। खेल में बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल में बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों के नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है या फिर ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक है कि खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है और खेल में बच्चों के नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या सहायक नहीं है विकास में सृजनात्मकता के? खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषण। सृजनात्मक के विकास में भाषण सहायक नहीं है। खेल, हास्य क्रियाएं और निर्माण संबंधी क्रियाएं ये तीनों ही सृजनात्मक के विकास में सहायक है। यहाँ पर भाषण सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है अब हमारा। आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यहाँ आकलन करना है कि वहाँ दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? यहाँ पर आपको बताना है आप इसके लिए किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, निबंधात्मक प्रश्न का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का या फिर वैकल्पिक प्रश्न का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यहाँ आकलन करना है कि वहाँ दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप निबंधात्मक प्रश्न का निर्माण करेंगे। कौन से प्रश्न का निर्माण करेंगे? निबंधात्मक प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है।
बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का या फिर भौतिक विज्ञान का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बाल मनोविज्ञान का। बालक के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है इन चारों विकल्पों में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? यहाँ आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है या फिर इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अधिगम के आकलन की जो विशेषता नहीं होगी इन चारों विकल्पों में से वो रहेगी कि इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। यहाँ अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। किसमें अधिक कुशल होती है दोस्तों? पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा पठन गति में, शैक्षिक अभिक्षमता में, बुद्धि में या फिर शारीरिक लंबाई में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पठन गति में। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा पठन गति में अधिक कुशल होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या फिर सुपारी खाकर कक्षा में आता है। आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? यहाँ पर आपको बताना है ना चारों विकल्पों में से आप किसको इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? उसकी अंतरिक्षा को, उसका सामाजिक वातावरण को, उसके आपके प्रति द्वेष को या फिर कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने के उसके तरीके को? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसका सामाजिक वातावरण को। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी यदि गुटखा या फिर सुपारी खाकर आता है तो आप उसके सामाजिकरण वातावरण को इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? यहाँ पर आप कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं इन चारों विकल्पों में से? शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समकक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना या फिर शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। यहाँ तरीका उपयुक्त मानते हैं आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका कौन सा है? उसकी मुख मुद्रा है, अंतर्निरीक्षण है, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया है या फिर उसके हाथों की स्थिति है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किसी बालक के संवेगात्मक अनुभव के विश्लेषण हेतु जो उपयुक्त तरीका होगा वो उद्दीपकों की प्रतिक्रिया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? कौन सा है अधिगम का सिद्धांत जिसके आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ अधिगम का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है। इसके आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लॉरेंस कहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। कितनी अवस्थाओं की पहचान की है लॉरेंस कहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3। याद रखिएगा, लॉरेंस कहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं की पहचान की। अब कौन कौन सी ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी अवस्था है परंपरागत नैतिक अवस्था और तीसरी अवस्था है आत्म अंगीकृत मूल अवस्था। यह 3 अवस्थाओं की पहचान की है लॉरेंस कहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की। तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, काल्विन ने या फिर थॉमसन ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बुद्धि की यह परिभाषा काल्विन द्वारा दी गई। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि बालक की शिक्षा इन चारों विकल्पों में से किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर या फिर बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बालक की शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? सामान्य शिक्षा का है, समस्या समाधान का है, सामुदायिक मांग का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समस्या समाधान का। तार्किक चिंतन समस्या समाधान का एक आवश्यक अंग है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है? पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, जितना संभव हो सके गतिविधियां कराना, कठोर अनुशासन बनाए रखना या फिर विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है वो यहाँ होता है कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट कथन है। वुडवर्थ का है, रॉस का है, जिसबर्ट का है या फिर एना स्टरी का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन रॉस का है। याद रखिएगा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यहाँ कथन रॉस का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है वह अवस्था कौन सी है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वह अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है वह अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता के आत्म नियमन से क्या तात्पर्य? यहाँ पर आपको आत्म नियमन से तात्पर्य बताना है। अधिगमकर्ता के आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आत्म अनुशासन और नियंत्रण। अधिगमकर्ता के आत्म नियमन का जो तात्पर्य होता है वो आत्म अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहले वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं क्या? कहते हैं दोस्तों गणित संबंधी समस्याओं को यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं उस समस्या को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी सरल प्रश्न है। आपको इस तरीके से प्रश्न सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गणित संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित को हम किससे सोल्व करते हैं? ज़्यादातर तो कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि गणित संबंधी समस्या डिस्कैलकुलिया या फिर कैलकुलेटर, इससे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि गणित संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है। यहाँ पर आपको बताना है किसी बालक के आकलन में संज्ञान का क्या महत्व है? बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों की आंतरिक उथल पुथल ज्ञात करने में, बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में या फिर बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किसी बालक में आकलन में संज्ञान का महत्व है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। कौन सा चिंतन कहलाता है इस प्रकार का? स्वली चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर आलोचनात्मक चिंतन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्वली चिंतन। जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार के चिंतन को स्वली चिंतन कहते हैं, या फिर इस प्रकार का चिंतन स्वली चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उसकी इस समस्या का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से, इन चारों विकल्पों में से उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। वातावरण का प्रभाव, स्वभाव संबंधी दोष, उच्च बौद्धिक क्षमता या फिर कर्तव्य त्यागिता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उच्च बौद्धिक क्षमता। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण उच्च बौद्धिक क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है। यहाँ पर संज्ञान का सामान्य बोलचाल में क्या अर्थ है? जानना, भूलना, देखना या फिर सुनना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जानना। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ होता है जानना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। सक्रियता द्वारा, दृश्य प्रतिमा द्वारा, सांकेतिक द्वारा या फिर सूझ द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सूझ द्वारा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से सूझ द्वारा नहीं बताता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है? क्रोध, आवेग, सवेग या फिर प्रेरणा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सवेग। सवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। कौन सा शब्द? सवेग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है? सामान्य रूप से कक्षोन्नति, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता या फिर शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता का विकास आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप से टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।